I would like to tell one thing. Today somebody told me, sir, why are you showing your confidence it everywhere? Then I answered, dear, if I have something, let people know about it. They was laughing and उन्हें मेरे पे इतना गुस्सा आया होगा। खैर ये स्टोरी इसलिए थी कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है जमाना तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको डटे रहना है, ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 10th क्लास के लिए रहेगा, 10th के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्चुअल में। तो यहाँ मैंने लिखा रिफ्लेक्शन। अब शब्द तो बड़ा सुना सुना सा लगा है, होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे। देखिए किसी चीज का चौक है, फेंक के मारी, टकराएगी कहीं ना कहीं। अगर बीच में कोई इसके ऑब्जेक्ट या कोई दीवार वॉल आ जाए तो ये टकराएगी, डेफिनेटली टकरा के हो सकता है वापस आ जाए, ठीक है। और हो सकता है कि उधर निकल जाए। तो ओवरऑल मैं कहना क्या चाहता हूं कि किसी चीज का रिफ्लेक्शन जो है उसका मतलब ये होता है कि किसी चीज का जाना, टकरा के वापस आ जाना। मैं बॉल फेंकूंगा यहां से, ये बॉल गई, टकराई, टकरा के वापस आ गई। अब बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग, तो मैं यहां लिख देता हूं बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में रखना, बिल्कुल कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन का सीधा सा फंडा है, रिफ्लेक्शन एक कॉमन वर्ड है। यहां हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, लाइट को समझेंगे लाइट क्या है। उससे पहले हम इतना समझेंगे कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, रिफ्लेक्शन क्या भला है, कहां से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्यों पढ़ रहे हैं हम। किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। डेली लाइफ से अगर अपन कनेक्ट कर पाए हर चीज को, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगती है। बात के लिए तो यहां रिफ्लेक्शन का मैंने आपको बताया बाउंसिंग बैक ऑफ एनीथिंग दैट इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्शन, यानी किसी चीज का टकराना और टकरा के वापस आ जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। बात क्लियर, समझ में आया। जैसे डेली लाइफ में मैच खेलते हैं तो बॉल अगर जाएगी और टकरा के अगर वापस आ गई तो रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। रिफ्लेक्ट होना मतलब कि टकराना, टकरा के वापस आना। टकराने को ही हम, टकरा के वापस आने को ही हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन। बात क्लियर। तो यहाँ रिफ्लेक्शन कई सारी चीजों का हो सकता है। जैसे घर में प्रेशर कुकर उठा के मार दिया, भाई के सर में फट गया, तो जो ऐसा कर मत देना, ठीक है। बॉल जो है ना टकरा के वापस आ सकती है। अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, कंकड़ है, छोटा सा पत्थर है, मैंने किसी की खोपड़ी में मार दिया, मार मत देना कि मैं तो रिफ्लेक्शन कर रहा था। सर ने बोला था रिफ्लेक्शन यानी कि टकरा के वापस आना। मैं देख रहा था कि खोपड़ी से कैसा रिफ्लेक्शन होता है तो इसलिए मार दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना कि किसी चीज का टकराना और टकरा के वापस आना। अब टकराने के लिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो जिस चीज को हम फेंक रहे हैं वो, और एक जिससे टकरा रहा है वो, है ना। कोई सरफेस हो गई या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो गई, तो जिससे कुछ टकरा रहा है तो यहाँ दो चीजें होना जरूरी है, एक तो जो जाएगी और जिससे वो टकराएगी जाने वाली, तो दो चीजें जरूरी हैं। तो रिफ्लेक्शन आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन एक कॉमन वर्ड है जो केवल लाइट के लिए ही नहीं, दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें दुनिया में रिफ्लेक्ट करती हैं। इतना डीप मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार, आप 7th 8th वाले बच्चे हो, अगर आप समझना चाहते हो रिफ्लेक्शन तो इजीली यहाँ पे समझ पाओगे। 9th वाले हो तो भी देखो, 10th वाले हो, 11th 12th, बहुत सारे बच्चे होते हैं, सॉरी टू से, बट बहुत सारे होते हैं जिनको एक्चुअल में इतना डेप्थ में मीनिंग नहीं पता होता। अच्छे से पढ़ोगे मजा आएगा, ठीक है। तो आगे हमें समझना है कि रिफ्लेक्शन कितना होगा, किस चीज पर निर्भर करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन, ठीक। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से बॉल को फेंका, बॉल टकराने के बाद कितना रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब कितनी दूर वापस आया बॉल, ठीक है। तो वो किस चीज पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से कोई ऑब्जेक्ट फेंकी तो कितनी दूर तक वो वापस जाएगी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है। बात क्लियर। अब सुनिए, दुनिया में सभी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं लगभग,
कर सकती हैं, यानी कि तो जैसे हीट है, हीट भी रिफ्लेक्ट कर सकती है और लाइट भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, कोई सब्सटेंस भी रिफ्लेक्ट कर सकता है अगर उसे फेंक के मारा जाए किसी चीज में। तो बात क्लियर है। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा होगा, यानी मैंने बॉल फेंक के मारी या कोई ऑब्जेक्ट दीवार में फेंक के मारी तो कितनी ज्यादा दूर तक वो वापस जाएगी। ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है वो समझेंगे। तो फर्स्ट ये डिपेंड करता है सरफेस के नेचर पर। तो मैं लिखूंगा यहां पर नेचर ऑफ सरफेस। अच्छा, सरफेस कहां से आ गया? अरे भाई, आप जिस जगह फेंक रहे हो किसी चीज को, कोई चीज जिस दीवार से टकरा रही है उसे ही हम सरफेस बोलेंगे। तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन कितना होगा। यानी अगर मैं सामने दीवार में फॉर्म लगा दूं, मैं यहां पर सोफे का गद्दा निकाल के और इस पे दीवार पे लगा दूं और फिर मैं बॉल को फेंक के मारूं, बॉल यहीं गिर जाएगी, वापस नहीं जाएगी। ठीक है, तो नेचर ऑफ सरफेस पर भी रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर। अब इंटेंसिटी क्या है? अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग। बात क्लियर? हम जिस चीज को फेंक रहे हैं ना, हम उसे कितनी तेज फेंक रहे हैं, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, कितनी ताकत से किसी चीज को फेंका जा रहा है, उस पर निर्भर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि वो चीज कितनी दूर तक रिफ्लेक्ट होती है, कितने अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करेगा। बात क्लियर? अब यहां हम ये तो समझ गए कि रिफ्लेक्शन क्या है, बट हम ये समझेंगे कि लाइट क्या है। तो लाइट क्या है? हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि सब्सटेंस की क्या डेफिनेशन होती है? एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइट के पास जो है ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से लाइट इज नॉट अ सब्सटेंस। तो फिर क्या कहेंगे लाइट को? सोचो, तो लाइट को हम कहेंगे यहाँ पर एनर्जी। तो लिख देंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की ही एक फॉर्म है लाइट। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिंपल। तो लाइट को क्या कह देंगे? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक टाइप की एनर्जी। और मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन हर चीज का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम अब लाइट के रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसी होनी चाहिए। हम केवल पर्टिकुलर लाइट को लेके यहाँ पे बात करेंगे। लाइट को ही पढ़ रहे हैं और सारी चीजों को हमने साइड ओवर कर दिया, रिफ्लेक्शन समझ लिया और सारी चीजों की हेल्प से। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लाइट के रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसी होनी चाहिए, किस सरफेस से अच्छा होगा, किससे गंदा होगा, किससे कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, यानी किस पर डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कलर ऑफ सरफेस पर। यानी क्या कि आपने बहुत ज्यादा सुना होगा अभी तक की प्रीवियस क्लासेस में, लाइट कलर जो होते हैं वो अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। लाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ एनीथिंग। और इसीलिए आपने 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ा होगा कि व्हाई वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर।
यानी कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। तो उसका रीजन हमने बताया था कि क्योंकि कॉटन के क्लॉथ्स जो होते हैं लाइट कलर होते हैं और वो पोरस होते हैं तो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट उसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि लाइट कलर के होते हैं कॉटन क्लॉथ्स, जनरली आपको व्हाइट मिलेंगे। तो व्हाइट जो कलर होता है ना, यहाँ पर हम समझना क्या चाह रहे हैं, ओवरऑल अपन रिटर्न आते हैं अपने टॉपिक पर कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि कलर ऑफ सरफेस, यानी सरफेस का कलर अगर लाइटर होगा यानी लाइट होगा, व्हाइट होगा, तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट वो सरफेस किसी चीज को कर पाएगी और लाइट को भी कर पाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि व्हाइट कलर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो कलर ऑफ सरफेस यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। और दूसरा जो फैक्टर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए वो होता है स्मूथनेस और रफनेस ऑफ सरफेस। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा, आपको शायद पता हो कि कुछ सरफेस ऐसी होती हैं जिनसे क्या होता है, जो बहुत शाइनी सरफेस होती हैं। जैसे मम्मी कहीं बुलहुआ में जाती है ना कीर्तन भजन वगैरह, तो नया ना जग लेके आएंगी, नया कटोरा लेके आएंगी, नई थाली लेके आएंगी। कभी देखना उसमें कि अपना मुंह दिख जाएगा, उसमें फेस दिख जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हमने वहां पे एक चीज नोटिस करी कि वो स्मूथ के साथ साथ एक पॉलिश्ड सरफेस की तरह बिहेव कर रही है वो सरफेस। स्टील के कोई भी बर्तन, अपने घर में टाइल्स हो गई तो वो भी चमचमाती है एकदम। अपने घर में मिरर हो गया, है ना, नई कार लेके आओगे तो उसके जो ग्लास हैं वो उसका जो क्या बोलते हैं, लोहे का भी जितना पार्ट है कार का वो भी अगर न्यू है तो बिल्कुल चमचमाती हुई फेस तो दिख जाएगा उसमें। तो ऐसी सरफेस जिनसे बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है, यानी स्मूथ से थोड़ी ज्यादा, इन्हें हम पॉलिश्ड सरफेस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। एक तो क्या होगा, सरफेस का कलर लाइट होना चाहिए, और व्हाइट और लाइट में भी तो सबसे बढ़िया, ठीक है ना, जितने भी लाइट कलर्स हैं उनसे रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, डार्क कलर से रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं होगा। सो व्हाइट और लाइट कलर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। एंड दूसरी बात जो लाइट के रिफ्लेक्शन को इफेक्ट डालती है वो ये है कि अगर पॉलिश्ड सरफेस होगी तो मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पॉलिश्ड सरफेस। आप ये सोचते होगे कि बीच बीच में मुझे हो क्या जाता है, आपको भी तो नींद आ जाती है बीच बीच में, ठीक है। तो पॉलिश्ड सरफेस अगर होगी ना तो रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। दो चीजें याद रखना, ठीक है ना। लाइट के रिफ्लेक्शन किस चीज पर डिपेंड करता है, लाइट का रिफ्लेक्शन दो चीजों पर। पहला तो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है। नेचर से क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या होना चाहिए नेचर में, कि बहुत ज्यादा अच्छे से सत्कार से बात करना चाहिए, लाइट आई तो उसका स्वागत करे, आओ बैठो चाय पियो, ऐसा तो नहीं। नेचर से मतलब है कि उसका जो कलर है वो कैसा है, और पॉलिश्ड है कि रफ है, ठीक है ना। स्मूथ जो सरफेस होती है। अब इससे ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है, आई थिंक सो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जैसे हम अभी इतने सारी पॉलिश्ड सरफेस की बात कर चुके हैं, जैसे स्टील का कोई न्यू बर्तन हो गया, जैसे कोई नई चीज हो गई, और अपना क्या बोलते हैं ग्लास हो गया, अपनी टाइल्स हो गई, ठीक है, और स्टील के बर्तन हो गए। तो ये सारी चीजें क्या पॉलिश्ड सरफेस की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि इनसे बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी पॉलिश्ड सरफेस कौन सी होती है, तो सबसे अच्छी पॉलिश्ड सरफेस बनाने के लिए ग्लास लो, ग्लास यानी कि कांच, और कांच को एक साइड से पेंट कर दो, चूना लगा दो। चूना लगा दिया एक साइड से मतलब पेंट कर दिया, दूसरा कोई पॉलिश कर दिया एक साइड से, तो दूसरी साइड से उसमें बहुत बढ़िया रिफ्लेक्शन होने लगेगा। एंड दैट इज कॉल्ड मिरर। मिरर यानी दर्पण, जिसमें हम अपना थोतरा देखते हैं घर पे, उसे ही हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है मिरर इज अ गुड polished surface. Mirror is a good polished surface to reflection of light, to reflect light. बात क्लियर है क्या, कि मिरर जितनी भी पॉलिश्ड सरफेस है उनमें सबसे अच्छी पॉलिश्ड सरफेस हम मानेंगे मिरर को। हमारे मानने से कुछ नहीं होता, हमें तो मजबूरी में मानना ही पड़ेगा, होती ही मिरर है। बुजुर्गों ने कहा है, बड़े बुजुर्गों ने, कि मिरर जो है ना गुड पॉलिश्ड सरफेस है। बात क्लियर, आगे बढ़। यहाँ पर मैंने एक सरफेस ले ली, यानी हमारे पास इतनी सारी पॉलिश्ड और लाइट सरफेसेस हैं,
तो इतनी सरफेस में से हम कौन सी लें रिफ्लेक्शन के लिए, जो सबसे बेस्ट है वो लेंगे ना। तो पॉलिश्ड सरफेस अभी मैंने आपको बताई है मिरर, तो हम यहाँ पर मिरर लेंगे। अब मिरर का जो होता है क्या बोलते हैं, डायग्राम ऐसे बना दिया जाता है, एक लाइन और पीछे कई सारी कट कट वाली लाइंस। तो इसे हम एज अ मिरर मानते हैं। मिरर भी दो टाइप के होते हैं और दो में से भी एक जो होते हैं वो फिर से दो टाइप के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी आप इतना समझें कि ये मिरर है, इस साइड में जिधर मैंने ये तिरछी तिरछी लाइनें बनाई है ना, वो उसको हम मानेंगे पॉलिश, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया, मिरर। तो मैं लिख दूं यहाँ पे मिरर। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना, नाराज तो नहीं है ना? वो भी जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे? बात क्लियर? ये हो गया मिरर। अब क्या होगा, यहां से कोई लाइट, अब आप एक बात ध्यान रखना कि जो लाइट है ना वो किस तरह बिहेव करती है, वो किस तरह अपने आप को प्रदर्शित करती है, शो करती है, व्यवहार करती है, रे की तरह, किरण की तरह। यानी कि एकदम सीधी चलेगी, मुड़ेगी नहीं। सामने कोई आ गया तो टकरा जाएगी उससे। हमसे जो टकराएगा 9 महीने पछताएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मिरर है उसको उससे टकराने के लिए कोई लाइट की रे आएगी, लाइट की प्रकाश की किरण आएगी। ये रही, ये आई और ये टकरा गई। बात क्लियर? तो मिरर के जिस पॉइंट पर ये लाइट की रे यानी प्रकाश किरण टकराएगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, और इंग्लिश में उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि लाइट की जो, प्रकाश की जो किरण, जो लाइट रे टकराने के लिए आई है, हमने थोड़ा सा तिरछा करके लाए हैं उसे। हम बिल्कुल सीधा भी ला सकते थे, ऐसे भी ला सकते थे, कैसे भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी है, घर का काम है, ठीक है। मामा का राज चल रहा है अपने का यहाँ पर। तो हमने लाइट की रे यहाँ पर टकराने के लिए आई और उसे जिस पॉइंट पे वो टकराएगी ना, पर्टिकुलर मिरर के जिस पॉइंट पे टकराएगी उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। और इसे कहेंगे हम जो आने वाली लाइट की रे है, जो मेहमान की तरह, जो गेस्ट की तरह परेशान करने आ रही है, उसे कहेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। बात क्लियर? जो टकराने के लिए आई है उस किरण को, उस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, आपतित, आने वाली। तो मिरर से जो टकराने के लिए आएगी वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। टकरा के वापस जाने वाली को कहेंगे। अभी रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। ऐसे एरो के निशान जरूर लगा देना जब भी आप डायग्राम बनाया करो, उससे पता चलता है किधर से आई है, किधर जा रही है। डायरेक्शन पता होना चाहिए, कहां से आई है, कहां जा रही है, फायदे में रहोगे। तो यहाँ पर हमने देखा ये आई है और यहाँ से टकरा के यहाँ टकराई है। हिम्मत देखो इसकी, यहाँ टकराई है और टकरा के वापस भी जा रही है, अब वापस गई। बात क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो टकरा के गई है ना उसका भी कुछ नाम दे देंगे। नाम रख दो इसका शीला। नहीं रख सकते, हमारे बुजुर्गों ने जो नाम दिया उसी नाम से बुलाएंगे। तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड। सारी डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन थोड़े समय के बाद। तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये मिरर है, जिस जगह पर आके कोई लाइट रे, कोई प्रकाश किरण टकराई, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। दोबारा देख लीजिए आंखें फाड़ के। और जिस जगह से टकरा के वापस चली गई, कौन? वही लाइट की रे, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। टकरा के जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे। बात क्लियर? और जिस पॉइंट पर टकराई, चौथी बार बता रहा हूं, उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि मिरर से, इसको हम मिरर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाते हुए। बात क्लियर है? मिरर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल बनाते हुए मिरर के परपेंडिकुलर। और ये इमेजिनरी लाइन है, ये कभी आपको दिखेगी नहीं, ये कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए बनाई जा रही है, ये कभी भी आपको
दिखेगी नहीं, ये हम बना रहे हैं केवल मात्र समझने के लिए, और इसे हम नॉर्मल या फिर नॉर्मल रे भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। बात क्लियर? नॉर्मल और नॉर्मल रे, आपकी मर्जी, आपका खाता, आपका पैसा, आपका बैंक। नॉर्मल रे क्या देंगे किसे? भैया हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से स्टार्ट करी और मिरर के परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाते हुए एक रे हमने सीधी खींच दी, जो इमेजिनरी है, जो वास्तविकता में नहीं है। हमने तो कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए बना दिया बस इसे। बात समझ में आई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बड़े एहसान मंद हैं हम आपके। अब इंसिडेंट रे, अब समझने वाली बात आई है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल बन रहा है भैया, समझने वाली बात अब आई है। एंगल बनना किसके बीच में? दोबारा बताओ। इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, अच्छा इंसिडेंट रे को हम एक नाम रख देते हैं, शॉर्ट में आई रख दिया, तो इसको हम कह सकते हैं ना एंगल आई। एंगल आई, एंगल तो आएगा। सर आपने तो जेंडर ही चेंज कर दिया। भैया मुझे मजा आता है, सर्जन बनने की इच्छा है ना, तो जेंडर चेंज मैंने पहले इसका कर दिया, अभी कोशिश करूंगा कुछ लोगों का भी करूं, आने वाले वक्त में ये भी होगा, देखेंगे। भैया इंसिडेंट रे को हमने आई नाम दे दिया, हाँ, और जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल बना उसे एंगल आई नाम दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस रिफ्लेक्टेड रे का स्टार्टिंग वर्ड जो है ना वो आर है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा आर। रे को नाम क्या दे दिया? आर। और इस एंगल को, कौन से एंगल को? भैया हमने एंगल नापने के लिए ही नॉर्मल रे ड्रॉ करी थी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ भी कह सकते हैं, तो एंगल आर हो गया। बात क्लियर है क्या? सही है, समझ में आया? तो अब यहां पर एक नियम पढ़ेंगे हम। 1 मिनट का रेस्ट ले लो, गहरी सांसें ले लो, समझ लो, दोहरा देता हूं, फिर थोड़ा सा नियम की ओर बढ़ेंगे आगे। नियम जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। अच्छा बेटा, मम्मी खाना नहीं दे रही, पढ़ाई करो, मिलेगा। यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले एक मिरर ले लिया, लिख लिया मिरर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़ो। मिरर के जिस साइड पॉलिश है उस साइड से लाइट रे नहीं गिरेंगे, दूसरी साइड से गिराएंगे। तो जो लाइट की रे गिरने के लिए आ रही है, गिरने के लिए आ रही है, गिरने के लिए आ रही है, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसमें कोई शक नहीं है। जो गिरकर जा रही है उसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के जो वापस जा रही है उसे रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके टकराई थी मिरर के उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, क्यों? कैलकुलेशन के लिए, कुछ समझने के लिए, ठीक है, बंटवारा करने के लिए कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल ड्रॉ किया, जैसे एंगल आई कह रहे थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पर हमने रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी वही कर दिया कि तुझे क्यों छोड़ूं, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में भी एक एंगल हमने ड्रॉ कर लिया और नाम दे दिया एंगल और। बात क्लियर? अब समझेंगे नियम। हाँ,